गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, आज भी हमने लिया है कुछ बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज बैक टू बैक, जो आपको बेहद पसंद आएंगे। और अगर पसंद आएंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए। बार बार मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि शेयर करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही जो है नए लोग जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो फिर जो है आप लोग के हेल्प से ही जुड़ेंगे, और वो हेल्प आपको करना है शेयर के रूप में। दूसरी बात ये है कि जो भी नए लोग हैं, कई लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि सर कब क्लास चलती है, तो ये चलती है डेली आपकी रात 8 बजे। तो जो भी लोग वीडियो देखते हैं, हर वीडियो में पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि रात को 8 बजे ये वीडियो दिख शुरू होती है, यानी 8 बजे आपको डेली मिलता है वीडियो। और वीडियो मेहनत से बनता है, इसलिए दूसरी बात हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा देखा करिए वीडियो को मित्रों, क्योंकि हमारी मेहनत जो है आपको मिलनी चाहिए। जो मेहनत मैं करता हूँ प्रश्नों को लेने के लिए, उसकी मेहनत आपको मिलनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, टेलीग्राम जो मेरा है वो एएमयू क्लासेस के नाम से ही है, वहाँ भी ऐसे ही लोगो आपको देखने को मिलेगा। उस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। जितने ज्वाइन यहाँ चैनल पे हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लें। वहाँ पे शाम को 6 बजे, यानी शाम को ठीक 6 बजे के बाद आपको एक प्रश्न, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और उसका उत्तर आपसे वोट के रूप में मांगा जाता है, जिसके आप लोग वोटिंग करते हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो आपके स्क्रीन पे है। और प्रश्न का कहना है कि प्रसिद्ध पेंटिंग मेड्स ऑफ ऑनर के चित्रकार कौन है इनमें से। मेड्स ऑफ ऑनर एक पेंटिंग है, और उस पेंटिंग के चित्रकार का नाम हमको बताना है। क्या वो फ्रांसिस्को डी गोया हैं, कारवागियो हैं, पीटर पाब रूबेंस, या डियोगो वेलास्केज। तो पहले प्रश्न का उत्तर ड्रॉप कर दीजिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कि कौन है चित्रकार मेड्स ऑफ ऑनर प्रसिद्ध पेंटिंग का। तो पहले प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा मित्रों, वो हो जाएगा डी, डियोगो वेलास्केज। कौन है? डियोगो वेलास्केज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न का कहना है भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित 64 योगिनी मंदिर, जो वृत्ताकार भूमि योजना के लिए जाना जाता है, इसका श्रेय किस राजवंश शासक को दिया जा सकता है। प्रश्न बड़ा ही लाजवाब है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये। और प्रश्न का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भेड़ाघाट है जबलपुर में है, यानी भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, जिसका योजना किस तरह से है, वृत्ताकार भूमि योजना के तहत वो है, या उसी के लिए वो जाना जाता है। इसका श्रेय किस राजवंशी शासक को दिया जा सकता है। गुप्त राजवंश, प्रतिहार राजवंश, चंदेल राजवंश, या सोलंकी राजवंश, किसे दिया जा सकता है। तो दूसरे प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा चंदेल राजवंश को। किसे दिया जाएगा? चंदेल राजवंश को। मित्रों, अगर इस प्रश्न में हमको चेंजिंग करना है, यानी कि अगर वो प्रश्न अपना चेंज करना चाहता है एग्जामिनर, इसी में कुछ और बनाना चाहता है, तो वो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भेड़ाघाट, ये बस इतना ही पूछेगा कि निम्न में से भेड़ाघाट में स्थित कौन सा मंदिर वृत्ताकार योजना के लिए जाना जाता है। तो 64 योगिनी का मंदिर, ठीक है, ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। कहेगा निम्न में से भेड़ाघाट में स्थित कौन सी मंदिर को वृत्ताकार भूमि योजना के लिए जाना जाता है। तो 64 योगिनी का मंदिर। या ऐसे पूछ सकता है कि 64 योगिनी का मंदिर जो वृत्ताकार भूमि योजना के तहत बना है, निम्न में कहाँ स्थित है। तो जबलपुर देगा तो जबलपुर, अगर भेड़ाघाट देगा तो जबलपुर और भेड़ाघाट दोनों होगा, तो हमको मानना पड़ेगा भेड़ाघाट, क्योंकि जबलपुर के भेड़ाघाट में ये स्थित है। ठीक है, ये बस ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है एक्शन पेंटर कौन है।
तो लगभग इस प्रश्न को तो हमारे चैनल से जुड़े जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, फेस भी कर चुके हैं एग्ज़ाम का, 2-4 नंबरों से मिस भी कर गए, वो तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। लेकिन जो नए अभी एंट्री किए, नए एंट्री करने का मीन्स मायने ये हुआ कि वो लोग जो पहली बार 12वीं प्राविधिक कला से पास करके और पहली बार कला का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा समझना है, अभी समय लगे, टाइम लगेगा उनको सिलेबस को समझने में, फिर जाके वो क्लियर कर जाएंगे। तो एक्शन पेंटर के रूप में हम जेम्स एंसर को जानते हैं, डेगास को, गोस को या जैक्सन पोलॉक को। तो एक्शन पेंटर के रूप में हम जिस चित्रकार को जानते हैं मित्रों, उसका नाम है जैक्सन पोलॉक। क्या नाम है? जैक्सन पोलॉक। एक कमेंट्स और भी आया था, उस कमेंट्स का भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। इसी प्रश्न के बाद मैं इस कमेंट्स का जिक्र करूँगा। प्रश्न को पहले देख लिया जाए। प्रश्न का कहना है, एज ऑफ इनोसेंस किसने चित्रित किया? एज ऑफ इनोसेंस चित्र का नाम है और चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम पूछ रहा है, रेनॉल्ड्स, रेनायर, पिकासो या कांस्टेबल। ठीक है, तो एज ऑफ इनोसेंस, इस चित्र को जिसने चित्रित किया है उसका नाम जानना है। और इसका उत्तर देने से पहले कमेंट्स लूँगा। कमेंट्स में एक फीमेल वर्ग थी, उनका कमेंट था कि सर मैंने जो है 12वीं किया है और 12वीं के बाद IGD बॉम्बे आर्ट किया है और मैं कला का पेपर देना चाहती हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने कई लोगों से पूछा है तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो जो लोग कह रहे हैं एलिजिबल नहीं हैं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, पहले आपको ये हमको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ 12वीं की हैं, उसमें कला नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि 12वीं में कला का होना ज़रूरी है। और प्राविधिक कला है तो बढ़िया है, प्राविधिक कला का होना ज़रूरी है। ठीक है, या फीमेल है अगर ड्राइंग सीखी है तो ड्राइंग का होना ज़रूरी है आपके लिए 12वीं में। और अगर आपने IGD बॉम्बे आर्ट किया है तो 10वीं में आपका प्राविधिक कला होना चाहिए। तो दोनों में से क्या है, पहले ये क्लियर करके हमको बताइएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ चौथे प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, रेनाल्ड्स। एज ऑफ इनोसेंस किसने चित्रित किया है? रेनाल्ड्स ने चित्रित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न का कहना है, विष्णु की प्रतिमा में जो गदा है को इस प्रकार दर्शाया गया। यानी विष्णु जी, जो विष्णु भगवान हैं, उनकी प्रतिमा में जो गदा है उसको किस प्रकार दर्शाया गया है? महिला साथी के रूप में दर्शाया गया है, दिव्य प्राणी के रूप में दर्शाया गया है, पुरुष साथी के रूप में, या एक वाहन के रूप में? किस रूप में इस गदा को दर्शाया गया है? विष्णु की प्रतिमा, यानी प्रतिमा का मतलब उनकी जो मूर्ति बनी हुई है विष्णु जी की, उस प्रतिमा में जो गदा है उसको दर्शाया गया है। किस रूप में? तो मित्रों, 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महिला साथी के रूप में। किस रूप में? महिला साथी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए और देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6। आज भी टेस्ट सीरीज में 20+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है और देखिए कितने सही हैं आज। कल भी बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आप लोग का रहा, कमेंट आपके अच्छे अच्छे रहें, आपके आंसर बहुत सटीकली रहें और इस बात का हमें बहुत जो है खुशी होता है देख के कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस आपके चल रहे हैं कि आने वाले कला की भर्ती में, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, पूरी उम्मीद हो गई है मुझे। तो चलिए, 6ठा प्रश्न पूछ रहा है, मैन विद डॉग किसके द्वारा गढ़ा गया? मैन विद डॉग किसके द्वारा गढ़ा गया? अगस्त रोडिन के, एरिस्टाइड माइलोलो के, ध्रुव मिस्त्री के, या राघव कानेरिया के? इनमें से किसके द्वारा वैन विद डॉग गढ़ा गया, मतलब चित्रित किया गया, बनाया गया? ठीक है, तो मित्रों 6ठे प्रश्न का हमारा जो जवाब हो जाएगा उसका सटीक जवाब होगा ध्रुव मिस्त्री। मैन विद डॉग किसकी है? ध्रुव मिस्त्री की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछ रहा है, महाबलीपुरम में किस अखंड राख कट रथ को अपसाइडल योजना राख कट की, देखिएगा की है,
ठीक है, क्या है, की है। यानी महाबलीपुरम में अखंड राग कट रथ है, तो पूछ रहा है अखंड राग कट महाबलीपुरम में जो है में किसकी अपसाइडल योजना है? भीम रथ की, धर्मराज रथ की, द्रौपदी रथ की या नकुल सहदेव रथ की? इनमें से किसकी महाबलीपुरम में अखंड राग कट रथ की अपसाइडल योजना है? ठीक है, यानी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है बदल के कि अखंड राग कट रथ निम्न में से कहाँ है? तो महाबलीपुरम में है। तो मित्रों, अगर हम इस प्रश्न का जवाब देखें तो हमारा सही जवाब इस प्रश्न का होता है डी, नकुल सहदेव। क्या होगा? नकुल सहदेव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8वें का जिक्र कर लेते हैं हम। तो 8वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है हमसे कि नवीनतम खोज के अनुसार चित्रकला में तेल के सबसे पहले प्रयोग के प्रमाण कहाँ मिले? नवीनतम खोज, ध्यान दीजिएगा, नए खोज के अनुसार जो चित्रकला है उसमें जो तेल के सबसे पहले प्रयोग का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ मिला है? हालैंड में मिला, अजंता की गुफाओं में मिला, बामियान के कैट्रो में मिला या अल्टमीरा की गुफाएं में मिले हैं? प्रश्न बड़ा शानदार है और इससे और भी प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रश्न बनते हैं। तो चित्रकला में तेल का सबसे पहले प्रयोग के प्रमाण जो हमें मिले हैं नवीनतम खोज के अनुसार मित्रों, वो हमें मिले हैं बामियान के ग्रेटो में। किसमें? बामियाना के ग्रेटो में। तो ये तो हो गया हमारा उत्तर इस प्रश्न के अनुसार। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि किस खोज के अनुसार चित्रकला में तेल के सबसे पहले प्रयोग के प्रमाण मिले? आधुनिक खोज के अनुसार कह लेगा ऑप्शन में, या नवीनतम खोज के अनुसार, प्रागैतिहासिक खोज के अनुसार कह देगा, या मुगल कालीन खोज के अनुसार यानी मुगलों के समय का प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, इस तरह के ऑप्शन होंगे। मतलब कि किसके अनुसार चित्रकला में तेल के सबसे पहले प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, या फिर ऐसे आपसे पूछ देगा कि बामियाना के ग्रेटो में, बामियाना के ग्रेटो में नवीनतम खोज के अनुसार निम्न में से किस कला में तेल के सबसे पहले प्रमाण मिले हमें? ठीक है, तो चित्रकला में। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रश्नों का घूमने और बनाने का तरीका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे कह रहा है प्रसिद्ध पत्थर राहत यक्षी चंद्रा कहाँ से है? राहत यक्षी चंद्रा ये एक पत्थर है प्रसिद्ध, और कहाँ है, कहाँ से है? सांची से है, भरहूत, अमरावती या उदयगिरी? इन चारों में से वो कौन सा जगह है जहाँ से प्रसिद्ध पत्थर जिसका नाम है राहत यक्षी चंद्रा? तो ड्रॉप कर दीजिए फटाफट आंसर कमेंट्स में, और चेक करिए आज के 20 प्रश्नों की सीरीज में कितने जा रहे हैं आप सही। और ये कला टेस्ट सीरीज रोजाना 8 बजे चलती है, तो चाहे आप किसी भी राज्य के हों, आप मात नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है कला के टीचर के रूप में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का हम पहले उत्तर देखेंगे क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा भरहूत। पत्थर राहत यक्षी चंद्रा कहाँ से है? भरहूत से है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, और टेलीग्राम पे जो है बहुत लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया, वोट दिया, और सबसे ज़्यादा जो है वोट जो है रॉन्ग आंसर का जो है वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था वहाँ, इसलिए इस प्रश्न को आज हमने लिया है। तो टेलीग्राम पे ज़रूर जाइएगा, टेलीग्राम हमारा लोगो यही है, एमयू क्लासेस, सर्च मारेंगे आ जाएगा। वहाँ पे रोज़ाना शाम 6 बजे आपको एक प्रश्न पुटअप किया जाता है। प्रश्न कह रहा है आज का, इंदिरा गांधी की छवि निम्न में से इस आधुनिक चित्रकार ने बनाया था? इंदिरा गांधी जो है उनका छवि है बनाया था एक आधुनिक चित्रकार ने, इनमें से वो कौन थे? ओम प्रकाश, जी.आर. संतोष, प्राणनाथ मांगो, जे स्वामीनाथन? प्रश्न संख्या 10 यही कह रहा है
तो कई लोग जो है इसमें कमेंट्स भी किए हमारे व्हाट्सएप पे भी कि सभी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है अपने खुद की तस्वीर को गढ़ना बनाना, ठीक है। खुद की तस्वीर को बनवाना, अपने सेल्फ पोर्ट्रेट को बनाना ही सभी है कहते हैं। तो इंदिरा गांधी की छवि या उनकी खुद की पोर्ट्रेट जो है बना किस आधुनिक चित्रकार ने बनाया, ये पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा G.R. संतोष ने। किसने? G.R. संतोष के द्वारा बनाया गया है इंदिरा गांधी की छवि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछ रहा है, प्रिंट मेकिंग में ड्राइंग इम्प्रेशन को स्टोन से किस प्रकार के पेपर में स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो प्रिंट मेकिंग किया जाता है उसमें जो ड्राइंग इम्प्रेशन होता है उसको स्टोन मीन्स पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर, पत्थर से किस प्रकार के पेपर में स्थानांतरित किया जाता है। ट्रेसिंग पेपर में, जिलेटिन पेपर में स्थानांतरित किया जाता है, फ्रेंच ट्रांसफर पेपर में या पोस्टर पेपर में। ठीक है। 11वें प्रश्न का बस इतना ही कहना है कि जो प्रिंट मेकिंग इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रिंट मेकिंग में जो ड्राइंग इम्प्रेशन होता है उसको स्टोन से किस प्रकार के पेपर में, उस ड्राइंग इम्प्रेशन को जो स्टोन होता है उस स्टोन से, यानी जो पत्थर होता है स्टोन से किस प्रकार के पेपर से स्थानांतरित किया जाता है। तो मित्रों वो स्थानांतरित किया जाता है फ्रेंच ट्रांसफर पेपर। किससे किया जाता है? स्टोन से जिस पेपर को स्थानांतरित किया जाता है उस पेपर का नाम है फ्रेंच ट्रांसफर पेपर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 का कहना है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी। हिंदुस्तान में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआती वर्ष को बताना है आपको कि कौन सा वर्ष था वो शुरुआत का। 1450 ईस्वी में हुई थी, 1665 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1630 ईस्वी में। तो कौन सा वो ईस्वी रहा है जिसमें भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आप ड्रॉप करते जा रहे होंगे अपने आंसर को मेरे उत्तर से पहले, और इस 12वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1556 ईस्वी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हिंदुस्तान में यानी भारत में सबसे पहले 1556 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगले प्रश्न का कहना है, 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते थे वह बना होता था। ये प्रश्न भी मैंने टेलीग्राम में पुटअप किया था और उसमें से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। ठीक है, कुछ प्रश्न जो टेलीग्राम में थे उसको मैंने अपने वीडियो में आज लिया है, जिसमें से ये भी एक है और एक इंदिरा गांधी का छवि है करके था। तो जिसने ज्वाइन किया है, जिसने वोट किया है, वहाँ उन्हें पता ही होगा अपने आंसरों का, और इसको मैंने जो है संडे को खींच के अपने कम्युनिकेशन में भी डाला है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो नापने के लिए स्केल का प्रयोग करते थे, यानी इससे पता चलता है कि स्केल का भी प्रमाण हमको मिला जिसका वो प्रयोग करते थे। लेकिन वो पूछ रहा है कि बना किससे था, वो सिप का था, वो लकड़ी का, पत्थर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को जब मैंने पुटअप किया था वहाँ पे, तो कई लोगों ने जो है फेसबुक ग्रुप में भी पुटअप किया था, तो वहाँ पे कई लोगों का कमेंट्स था हाथी दांत, हाथी दांत का कई लोगों ने कहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हाथी दांत किस आधार पे वो कह रहे थे। लेकिन इसका जो सटीक जवाब होगा वो होगा मित्रों आपका सिप का। हड़प्पा सभ्यता के लोग नापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किए नापने के लिए वो सिप का बना था मित्रों, ना कि हाथी के दांत का। किसका बना था? सिप। जो सिप होता है, समुद्र के सिप होते हैं, उसके बने थे। ठीक है, तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछ रहा है, वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए कौन प्रसिद्ध है। वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्धि के रूप में हम किसे जानते हैं? शमशाद हुसैन को, ये शमशाद है देखिएगा, शमशद हो गया है, शमशाद हुसैन को, सतीश गुजराल को, परितोष सेन को, या जोगेन चौधरी को। वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्ध इनमें से आधुनिक चित्रकार
कौन है? ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न का यही पूछना है, और 14 नंबर प्रश्न का जो पूछना है उसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सतीश गुजराल। क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 15, 20+ सीरीज का आज 15वां प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है इनमें से कौन सी एक ग्राफिक तकनीक है? ध्यान से देखिएगा। जिस तरह के मैं प्रश्न बनाता हूं, कभी कभी कमेंट्स में आपको क्वेश्चन को चेंज करता हूं, वही आज मैंने यहाँ किया है। मैंने प्रश्नों को घुमा दिया है, कई प्रश्नों को बना के इसमें इस बार इस वीडियो में। तो ये भी वही प्रश्न का हिस्सा है। मैंने पूछा है इनमें इनमें से कौन सी एक ग्राफिक तकनीक है? वाश तकनीक ग्राफिक तकनीक है, एचिंग तकनीक ग्राफिक तकनीक है, या दोनों हैं या कोई नहीं है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का बस इतना ही पूछना है कि ग्राफिक तकनीक इनमें से किसे कहा गया है, यानी कौन सी तकनीक ग्राफिक तकनीक कहलाती है। तो मित्रों 15वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा एचिंग तकनीक। कौन सी तकनीक? एचिंग तकनीक जो है वही ग्राफिक तकनीक के रूप में उसको हम जानते हैं। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। तो 16वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सन 1921 में नंदलाल बसु के साथ मिलकर बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी, इनमें से किसने? ठीक है, यानी 1921 वो साल था जिस साल में नंदलाल बसु ने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन बाघ की प्रतिलिपियां बनाने में नंदलाल बसु जी का एक और चित्रकार ने साथ दिया था। वो कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर थे, GR संतोष थे, के हैबर थे, या असित कुमार हल्दर साहब थे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कई दो प्रश्न और आपके बन जाएंगे। एक तो ये बन जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं फिर बताते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा डी, असित कुमार हल्दर साहब, यानी कि नंदलाल बसु के साथ बाघ की प्रतिलिपियां 1921 में बनाने वाले हैं असित कुमार हल्दर नंदलाल के साथ। अब हमसे प्रश्न पूछेगा अगला कि सन 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां निम्न में से किसने बनाई? तो अगर दोनों का नाम होगा तो दोनों बोथ देगा, दोनों सही है, या फिर इनमें से किसी एक कलाकार का नाम दे देगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये कहेगा कि नंदलाल बसु व असित कुमार हल्दर द्वारा बाघ की प्रतिलिपियां किस सन में बनाई गई? ठीक है, तो वो हो जाएगा 1921। तो बस इतना ही चेंजिंग होगा प्रश्न में, और फिर आपके प्रश्न का रूप बदल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जापानी वार गार्ड। जापानी वार गार्ड एक मूर्ति है और ये बनाई गई है किसके द्वारा? बस इतना ही पूछना है इस प्रश्न का। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में देखिए एक चीज़ है, जापानी वार गार्ड एक मूर्ति है, मतलब आपको ये भी ध्यान देना है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि जापानी वार गार्ड निम्न में से है, मूर्ति, पेंटिंग, या फिर कुछ और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जापानी वार गार्ड एक मूर्ति है और बनाई गई किसके द्वारा। बस इतना पूछना है इसका कि पाब्लो पिकासो ने इसको बनाया था, माइकल एंजेलो ने बनाया था, एडुआर्डो पाओलोजी ने, या मैरिनो मारिनी ने। तो 17वें प्रश्न का हमारा जो सबसे सटीक जवाब होता है वो होता है सी, एडुआर्डो पाओलोजी ने जापानी वार गार्ड की मूर्ति को बनाया था। जापानी वार गार्ड एक मूर्ति है, बनाया पाओलोजी ने, एडुआर्डो पाओलोजी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 का कहना है देव प्रसाद राय चौधरी यहाँ पढ़ते थे। देव प्रसाद राय चौधरी आधुनिक कला के एक और शख्स, और पूछ रहा है पढ़ते कहाँ थे, यानी कहाँ के वो स्टूडेंट रहे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो देव प्रसाद राय चौधरी को हम एक मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। एक मूर्तिकार थे देव प्रसाद राय चौधरी, और उन्होंने
अपनी शिक्षा कला की कहाँ ग्रहण की, इतना ही पूछना है। प्रश्न संख्या 18 का, और प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से अब जानते हैं। वहीं पे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी कला की। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, 20+ सीरीज का 19वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल किस प्रांतीय इंडो इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है? प्रसिद्ध स्मारक जिसका नाम है जहाज महल, ध्यान दीजिएगा, वो किस प्रांतीय इंडो इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है? शाही दिल्ली के, मालवा के, दक्कन के या गुजरात के, इनमें से किसके प्रांतीय इंडो इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल? ठीक है मित्रों, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को केयरफुली ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी, मालवा। ठीक है, प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल जिस प्रांतीय इंडो इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है वो है मालवा। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा कि मालवा इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक किस प्रसिद्ध स्मारक के इंडो इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा? मालवा, तो जहाज महल का ऑप्शन उसमें होगा जहाज महल, तो आप जहाज महल लगा देंगे। आइए प्रश्न संख्या 20, 20+ सीरीज का 20वां प्रश्न आपके सामने है। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो प्लस में होंगे 20 से। प्रश्न कहना है 20वां का कि प्रसिद्ध गुप्त मूर्ति गोवर्धनधारी, यानी गुप्त मूर्ति मीन्स गुप्त के समय की ये मूर्ति है गोवर्धनधारी, और वो पूछ रहा है कि कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है इस समय ये। तो देखिएगा ध्यान से, इस 20 वाले प्रश्न में ये होता है कि एक तो गोवर्धनधारी क्या है, मूर्ति है, और दूसरी गुप्त समय की ये मूर्ति बनी हुई है, ये हो गया। 2 सवाल तो यही हो गया। और तीसरा आपके सामने है किस संग्रहालय में रखी हुई है वो। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी या कला भवन शांति निकेतन। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का उत्तर आप फटाफट कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए सब्सक्राइब करके विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे आपको। और एक बात और, एक कमेंट्स और लूँगा, ध्यान में नहीं था, आ गया। इसका उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स हमारे मेंबर ने किसी ने किया था मेरे व्हाट्सएप पे कि सर आपकी क्लास का क्या फ़ीस लगता है। सबसे पहले तो मित्रों ये जान लीजिए कि AMU क्लास एक भी फीस नहीं लेता, कोई फ़ी नहीं है आपकी। आपको सिर्फ करना इतना है मित्रों कि इस चैनल से जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के बाद रेगुलर आपको वीडियो देखना है 8 बजे। 8 बजे ये वीडियो रेगुलर आपको मिलेगा, वही रेगुलर वीडियो आपको 8 बजे देखना है, सिर्फ आपको देखना है। और आप देखिए, हम आपको प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज एक से एक देंगे, जो अभी मैं तैयार भी कर रहा हूँ, ताकि भर्तियाँ जब आ जाएँ तो और बेहतरीन उस समय जब देंगे उसको तो आपको दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो AMU क्लास कोई फ़ीस नहीं लेता है, कोई भौकालबाजी नहीं करता है मित्रों, ना ही ये कि ये देंगे वो नोट्स देंगे, कुछ नहीं। जो भी नोट्स मैं आपको दूंगा, जो कुछ भी, वो आपको इसी वीडियो पे डेली 8 बजे मिलेगा। और आपको सिर्फ करना ये है कि डेली आपको रेगुलरली वीडियो को देखना है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। ये भी सुविधा मैं आपको देता हूँ, सिर्फ आपको देखना है डेली। बाकी कहीं कोई फ़ीस उस नहीं लेती है AMU क्लास, और ना ही मैं किसी फ़ीस के लिए पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ अपने रिस्पेक्ट, अपनी जो है इसके लिए पढ़ाता हूँ कि एक इज्जत है अपने आप में, आपका प्यार है, और वही प्यार हमारा आपसे बना रहे, बस नहीं के लिए पढ़ाया जाता है। पैसे मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन और हमारे इस AMU क्लास की एक पहचान यूट्यूब पे, और वो आपसे मिलेगी। तो चलिए इसी बातों के साथ प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दे लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी।
प्रसिद्ध गुप्त मूर्ति गोवर्धनधारी। भारत कला भवन वाराणसी में है। प्रश्न को चेंज कर देगा और पूछ लेगा सिर्फ इतना ही कि गोवर्धानी जो मूर्ति है वो किस राजवंश के समय की है, किस समय की है, तो गुप्त समय की। ठीक है, या ये पूछ देगा कि प्रसिद्ध गुप्त मूर्ति जो है, या फिर ये पूछ देगा कि प्रसिद्ध गुप्त वंशीय गोवर्धानी जो इस समय राष्ट्रीय कला भवन वाराणसी में, भारत कला भवन वाराणसी में रखी है, निम्न में से क्या है? मूर्ति है, चित्र है, पेंटिंग है, या जो कुछ भी कह लेगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि वो एक मूर्ति है। ठीक है, आइए 20+ सीरीज चल रहा है, जिसमें से 20+ के बाद आप आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न आपसे पूछ रहा है ये 21 कि लिथो स्टोन पर ड्राइंग के बाद वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि। लिथो स्टोन पे जो है ड्राइंग करने के बाद वॉश आउट घोल को जो है फैला दिया जाता है। इसके फैलाने का कारण क्यों है? क्योंकि पत्थर चिकना हो जाता है, इसलिए फैलाया जाता है। काले रंग के वर्णक बाहर आते हैं और पत्थर में ग्रीस सेट हो जाता है, इसलिए ये किया जाता है। नक्काशीदार चित्र बनाना, इसलिए ये किया जाता है फैलाने के लिए। या पत्थर अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिसके वजह से वॉशआउट घोल फैलता है और पत्थर संवेदनशील हो जाता है। तो लिथो स्टोन पर ड्राइंग के बाद, जो लिथो स्टोन है उस पर जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के बाद जो है वॉशआउट को फैला देते हैं। और इसको फैलाने का कारण क्या है मित्रों? तो इसको फैलाने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काले रंग के वर्णक बाहर आते हैं और पत्थर में ग्रीस सेट हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही कारण इसको फैलाने का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है एल्युमिनियम किसके द्वारा उकेरा जाता है? एल्युमिनियम इनमें से किसके द्वारा उकेरा जाता है? कास्टिक सोडा के द्वारा, नाइट्रिक एसिड के द्वारा, फेरिक क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड। जो एल्युमिनियम है वो किसके द्वारा इनमें से उकेरा जाता है? 22 नंबर प्रश्न का यही पूछना है और 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा के द्वारा। ठीक है, कास्टिक सोडा के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कास्टिक सोडा के द्वारा निम्न में से किस जो है तत्व को उकेरा जाता है? तो एल्युमिनियम को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है पेरिस में किसके चित्रों की प्रदर्शनी 1930 में हुई थी? देश था पेरिस, चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी सन 1930 में। उस चित्रकार का नाम बताना है जिसके चित्रों की प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या जे स्वामीनाथन। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न मैं जो बार बार चेंज करता हूँ उसी चेंजिंग प्रश्नों को मैंने इसमें कुछ बनाए थे, जिसमें से ये भी एक प्रश्न है जो मैंने चेंज करके बनाया है। तो पेरिस में किसके चित्रों की प्रदर्शनी 1930 में हुई थी? तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का 23वें प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रख्यात कवि, चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीता अंजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, उन्होंने 67 वर्ष की अवस्था में जाकर चित्रकारी करना शुरू किया और उनकी चित्रकारी को सराहा गया और उनकी पहली प्रदर्शनी लगी थी पेरिस में। जहाँ पे उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी वो जगह थी पेरिस और 1930 में वो प्रदर्शनी लगी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रदर्शनी निम्न में से किस देश में लगी थी? तो पेरिस में। प्रश्न ये भी पूछ देगा कि पेरिस में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रदर्शनी निम्न में से किस सन में लगी थी? तो 1930 में लगी थी। तो प्रश्न 2-3 वो भी हैं और एक आपके सामने था वो भी है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है आपसे बौद्ध धर्म किस शैली के चित्र का मुख्य विषय रहा? धर्म था बौद्ध और पूछ रहा है कौन सी शैली थी जिसके चित्र का मुख्य विषय रहा। ठीक है, चित्र नहीं, यहाँ पे चित्रण होना चाहिए था। देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चित्रण। बौद्ध धर्म किस शैली के चित्रण का मुख्य विषय रहा है? पाल शैली के चित्रण का, जैन शैली के चित्रण का, मुगल शैली के चित्रण का या राजस्थानी शैली के चित्रण का? इनमें से वो कौन सी शैली है
जिसके चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप समझते जाते हैं। और ये भी प्रश्न मैंने चेंजिंग करके क्वेश्चन को बनाया है। इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को मैंने चेंज किया है, जैसा मैं आपको बोलता रहता हूँ हमेशा, और जिसको आप बहुत पसंद करते हैं कि सर एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आप बोलते हैं, तो इस बार इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों को ऐसे ही बना के दिया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्रों, यानी 24वें नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा पाल शैली। बौद्ध धर्म पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय रहा, यानी मुख्य विषय यानी थीम जो रहा पाल शैली का, वो बौद्ध धर्म का ही रहा। ठीक है, और आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, मैंने पहले बताया था 20+ प्रश्नों की सीरीज में 25वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न पूछ रहा है आपसे। 3 महिलाओं को तेल में रंगने वाले प्रसिद्ध कलाकार जामिनी रंजन राय हैं, अमृता शेरगिल हैं, राजा रवि वर्मा या A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, कौन है? 3 महिलाएं, 3 वुमेन को किस रंग में रंगा गया? तेल रंग में, यानी ऑयल पेंट में। माध्यम क्या था उनका बनाने का? ऑयल पेंटिंग। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आपको ऐसे ही मिल गया कि 3 महिलाओं को जो माध्यम में बनाया गया वो माध्यम है ऑयल पेंटिंग, और किस प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया था, बस ये पूछ रहा है आपसे। तो आखिरी प्रश्न का कमेंट्स उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों ने दे दिया होगा मेरे उत्तर देने से पहले। और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा अमृता शेरगिल के द्वारा। 3 वुमेन ऑयल पेंटिंग में रंगने वाले जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन कलाकार का नाम है अमृता शेरगिल। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये बेहतरीन 20+ प्रश्नोत्तर की सीरीज, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितना सही किया 25 में, ये कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। और शेयर करते रहिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको चाहिए अभी, ताकि हम जो है और अच्छा कर सकें। अभी यूट्यूब हमारे उस सपोर्ट पे नहीं है जितना हमें चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका हेल्प चाहिए हमें, तो आप ही हेल्प कर सकते हैं बच्चों को जोड़ने में। आपके ही हेल्प से हमको भी जो है एक पहचान मिलेगी और आपको भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं सुपर संडे की सीरीज में लेकर 30+ सीरीज सुपर संडे में। कल के लिए इंतज़ार करिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।